दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम पर डेली जो कुछ कराई जा रही उसी का डिस्कशन देख रहे थे। तो हमने एक 325 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम 326 से लेकर 350 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें 326 नंबर पे जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में सबसे ख़राब रैंकिंग किसकी रही? तो सबसे ख़राब रैंकिंग सीरिया की राजधानी दमस्कस को प्रदान की गई है। इसी को दमिश्क भी कहा जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये दमिश्क हो जाएगा। अब अगर हम अच्छे की बात करें, नंबर 1 पे कौन सा शहर रहा? तो टोटल 140 शहरों को शामिल किया गया। तो नंबर 1 पे जो शहर रहा है उसका नाम क्या है? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे अगर बात किया जाए तो जापान का शहर कौन सा रहा है? ओसाका रहा है। नंबर 3 पे बात किया जाए तो एडिलेड या एडिलेड इसी को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और नंबर 4 पे अगर बात किया जाए तो जापान का ही टोक्यो रहा। तो जापान के टॉप 5 में 2 शहर को शामिल किया गया। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, नंबर 2 पे ओसाका जापान का, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड और नंबर 4 पे टोक्यो जापान का शहर रहा। अब सबसे लास्ट में हमने कहा दमिश्क रहा। तो नंबर 2 पे कौन रहा है? तो नंबर 2 पे लागोस। लागोस ये कहाँ का शहर है? तो याद रखिएगा, लागोस ये लाओस वो दूसरा देश है। ये यहाँ हम लागोस बता रहे हैं। तो लागोस ये शहर आपका नाइजीरिया का है। तो नाइजीरिया का है। और नंबर 3 पे सबसे निचले पायदान से 3 नंबर का शहर पूछा जाए तो उसी का नाम क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। मोरेस्बी ये आपका पापुआ न्यू गिनी का शहर है। पापुआ न्यू गिनी का कौन? पोर्ट मोरेस्बी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 में जो सम्मानित किया गया, नाम आपका लिखा हुआ है डार्नेला फ्रेजियर। डार्नेला फ्रेजियर एक टीनेजर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया था जब जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में एक पुलिस के द्वारा उसकी गले पे पैर रखकर हत्या की गई। उसी दौरान इन्होंने रिकॉर्ड किया था और उसको द स्टार ट्रिब्यून ये भी ध्यान रखिएगा, द स्टार ट्रिब्यून में इसको क्या किया गया था? छापा गया था। तो द स्टार ट्रिब्यून। तो नाम पूछे तो डार्नेला फ्रेजियर हो जाएगा। नाम नहीं है तो आपका ये न्यूज़पेपर पूछे तो द स्टार ट्रिब्यून में इसको क्या किया गया था? जगह दी गई थी। तो इन्हीं को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब अगले जो नाम दिए गए हैं, डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इनको 2020 का जम्मू कश्मीर से तीनों लोग पत्रकारिता से संबंधित हैं। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा परिषद में 2022 व 23 के कार्यकाल के लिए यूएन महासभा के द्वारा अस्थायी सदस्यों को चुना गया। तो आप जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर होते और 10 क्या होते हैं? अस्थायी मेंबर होते हैं। इन्हीं मेंबरों को चुना जाता है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा इनको चुना जाता है। इन 10 में से कितने का, यानी 2022-23 के लिए क्या किया गया? 2022 हर साल ये चुने जाते, ध्यान रखिएगा, एक प्रत्येक वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं, 1 साल के लिए। तो ये 5 कार्यकाल समाप्त हुआ था 10 में से, तो 5 को अभी चुना गया। वो कौन कौन? आपने भारत का नाम भी सुना होगा कि भारत को भी इसमें चुना गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत को चुना गया। और आपका केन्या, अफ्रीका से किसको चुना गया? केन्या को चुना गया। उसके बाद अब यूरोप, देखो भारत एशिया से हो गया, अफ्रीका से केन्या हो गया। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किसको चुना गया? मैक्सिको को चुना गया। अब यूरोप बचा है, तो यूरोप से 2 देशों को इस बार चुना गया। एक आपका है आयरलैंड और दूसरा है आपका नॉर्वे। तो इन देशों को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत आसान याद रखना आपको। ये मैप से याद रखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मैक्सिको को चुना गया। फिर हमने कहा एशिया से भारत को चुना गया। फिर हमने अफ्रीका से केन्या को बताया और उसके बाद यूरोप से 2 देशों को चुना गया, एक आयरलैंड है और दूसरा नॉर्वे है। ठीक, तो ये पाँच का क्या किया गया है, ये 2022-23 के लिए चुना गया है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। डेन्यूब नदी, आप डेन्यूब नदी देखोगे तो यूरोप की ओल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपके एग्जाम में कि विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी है, डेन्यूब है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन, मिस्र आएगी जो कि 9 देशों से होकर बहती है। तो डेन्यूब यूरोप की नदी है और कितने, 10 देशों से होकर बहती है। और इस पर 4 देशों के क्या है, राजधानी स्थित है। कितनी, 4 देशों की राजधानी स्थित है। और राजधानी याद रखने का तरीका देखिए, डेन्यूब यहाँ बा से आ रहा तो बांगरबिल्ला से 4 ऐसे बांगरबिल्ला हैं, यानी बा वाले राजधानी, जिन ऐसे देश जो बांगरबिल्ला हैं जिनकी राजधानी बा से शुरू होती है और वो डेन्यूब नदी के क्या है, तट पे स्थित है। आइए हम शुरू कर लेते हैं। एक आपका वियना हो गया, ये वा से शुरू होता लेकिन हम बा मान के चलेंगे क्योंकि आपकी ट्रिक से आपका याद आ जाएगा वियना। दूसरी राजधानी आपकी क्या है, यहाँ लिखी हुई है बेलग्रेड है, बेलग्रेड। और तीसरी आपकी है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। और चौथी है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। तो ये 4 बांगरबिल्ला वाले याद रखना, कौन कौन, वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और उसके बाद ब्रातिस्लावा, जो कि किस नदी के किनारे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। अब डेन्यूब नदी की बात करें तो यहाँ देखो डेन्यूब, न्यूब, आयब, डेन्यूब आयब, लास्ट में कौन आ रहा, आयब, डेन्यूब आयब। तो आयब, जिसके पास आयब होता है यानी आयब का मतलब बुराई होती है, उसको कहा जाता है काला, काला आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं। आयब वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो काला आदमी होता है, कपट पूर्ण आदमी होता है, छल कपट कर सकता। तो ऐब जिसके अंदर है वो काला होगा। और काला का मतलब हुआ कि ये किस सागर में अपना जल गिराती है, ब्लैक सागर। ये भी आपका बहुत पूछा जाता। तो ये डेन्यूब नदी याद रखिएगा, ऐब से आपका काला, ब्लैक सागर या इसी को काला सागर कहा जाता। काला सागर में जल गिराती है। अगर इसका काला हो गया यानी डेन्यूब नदी, तो ओल्गा नदी यही निपटा लो। ओल्गा नदी किस सागर में जल गिराती है, तो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन सागर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है कौन इस पे नहीं है। अब बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप दे लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपका आंसर उसका क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। तो हमने आपका आंसर क्या बता दिए, इसमें डेन्यूब नदी पर कौन स्थित नहीं है। तो आइए ऑप्शन पे विचार करते हैं। बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, उसके बाद अगला देखिएगा क्या ऑप्शन दिया, वियना। तो वियना ये भी है, आपको बताई दिए। और इसमें रोम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रोम टाइवन नदी के तट पर है। रोम, इटली की राजधानी रोम किस पे है, टाइवन नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा है। 3 महाद्वीपों का देखोगे, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, इधर आपका यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर एक सागर है, इसी सागर को कहा जाता है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर देखिएगा आप, यानी एशिया, यूरोप और आपका अफ्रीका 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि कौन सा, भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी इसी को कहा जाता। और इसी मेडिटेरियन सी में स्ट्राम्बोली स्थित है, स्ट्राम्बोली। इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है।
तो आपका ये पूछा जाए एग्जाम में प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता, तो आप स्ट्रामबोली को लगाइएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 महाद्वीपों से घिरा भूमध्य सागर हो जाएगा। बाकी लाल सागर अभी जो बनाए थे आपका, ये आपका एशिया, यहाँ पर ये अफ्रीका और एशिया के बीच 2 महाद्वीपों से घिरा है। इसी को क्या कहा जाता, लाल सागर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता, इसी को लाल सागर कहा जाता है। इसी के ऊपर अब अगर उत्तरी अमेरिका बना लो या अलास्का, यहाँ पर जो सागर है उसी को बेरिंग सागर कहा जाता। तो बेरिंग सागर भी आपका केवल 2 एशिया और आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा होगा। तो 3 महाद्वीप से घिरा ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद अरब सागर भारत में है, तो जानते ही हो। अगला क्वेश्चन है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बनाएं तो ये ऊपर वाला देश कनाडा है, नीचे वाला अमेरिका है, और जो ये बनाए हैं इसी को क्या कहा जाता, अलास्का। वैसे तो भौगोलिक रूप से कनेक्ट ये किससे है, कनाडा से, लेकिन ये अलास्का किसका है, तो याद रखिएगा अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है, संयुक्त राज्य का अमेरिका। यहाँ कनाडा की बात आई तो सबसे लंबी तट रेखा विश्व में पूछा जाए, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला देश आपका कनाडा है। अगर भारत में पूछा जाए कौन किस राज्य की है, तो आंसर क्या लगाइएगा, गुजरात लगाइएगा। तो ये भी ध्यान रखना। अगला, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका हिंद महासागर में ये स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ प्रशांत महासागर की बात आई है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा सागर महासागर कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रशांत महासागर। सारे महाद्वीपों का क्रोनोलॉजी ये पैसा से याद रखिएगा, पैसा। प्रशांत पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन हिंद महासागर, उसके बाद साउथ दक्षिण महासागर, उसके बाद आपका आर्कटिक महासागर। तो ये आपका 5 महासागरों का यही ऑर्डर है, पैसा से आपका ये ध्यान रखिएगा। तो प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बिगेस्ट महासागर है और इसी में विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसे क्या कहा जाता है, मेरियाना चैलेंजर, मेरियाना व चैलेंजर जैसे गर्त इसी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला अटलांटिक महासागर है, ये सबसे व्यस्ततम अगर महासागर पूछा जाए, बिजी सबसे ज़्यादा जिससे व्यापार होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर झीलें दी हुई है, बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तब आंसर बैकाल लगाइएगा, जो कि रशियन फेडरेशन यानी रूस में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। मलावी ये एशिया में नहीं है, बल्कि ये मलावी देश भी है, और मलावी कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है, तो यही गलत हो जाएगा। कैस्पियन सागर अभी एशिया और यूरोप में है, सही है। टंगानिका अफ्रीका में है, ये बाकी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया, युगांडा, केन्या, ये देखो 3 इसमें देशों से घिरी है, केन्या, तंजानिया इधर वाला, ये युगांडा, 3 देशों से घिरी है और 2 देशों के बीच, तंजानिया और युगांडा के बीच ये सीमा बनाती है। इसी झील का नाम क्या है, विक्टोरिया। और इसी विक्टोरिया झील से कौन सी, तो याद रखिएगा इसी विक्टोरिया झील से, यानी विक्टोरिया वी आ रहा, तो ये यानी आपका व्हाइट नील, यानी व्हाइट नील, आप समझिएगा, ये विक्टोरिया झील हो गई, ये विक्टोरिया। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, इसी को व्हाइट नाइल कहा जाता है, हिंदी में सफ़ेद नील के नाम से जाना जाता है। तो ये इधर आपका तंजानिया में जाओगे तो आपका इथोपिया और तंजानिया के आसपास पहुंचोगे तो यहाँ पर आपका कौन है, ताना झील है, ताना। इस ताना झील से एक नदी और निकलती है, ताना झील से जो नदी निकलती है उसी को ब्लू नील कहा जाता। और जब ये मिस्र की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती हैं, उसके आगे इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, नील नदी के नाम से जाना जाता है, नील नदी के नाम से जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछिए तो यही नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। लेकिन विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट नदी पूछे
तो आंसर क्या लगाओगे? नील नदी। लेकिन विश्व की सबसे बिगेस्ट नदी पूछे तब नील मत लगा दीजिएगा, तब कौन हो जाएगा? अमेजन। कौन सी नदी हो जाएगी? अमेजन। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की अमेजन नदी तब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अब ये समझी गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। आगे क्वेश्चन आते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया था? तो इसे शुक्र ग्रह पर रिसर्च अनुसंधान शोध के लिए भेजा गया था। अन्य की बात करें तो ये आप देखोगे सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध। उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद फिर कौन है? मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, ठीक, और नेपच्यून वरुण को हटा दिया गया। टोटल ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8। इस बुध और शुक्र के कोई ध्यान रखिएगा, कोई भी सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है। उसके बाद मंगल के 2 हैं, डीमोस और फोबोस। उसके बाद बृहस्पति के सर्वाधिक पहले बृहस्पति के उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान समय में कौन? शुक्र हो गया है। ध्यान रखिएगा, शुक्र के सर्वाधिक हो गए हैं। पहले इस बृहस्पति के सर्वाधिक थे 67, लेकिन वर्तमान समय में 82 किसके हो गए हैं? आपका किसके हो गए? शुक्र के हो गए हैं। किसके हो गए हैं? शनि के हो गए हैं, शुक्र नहीं, यहाँ ये करेक्ट कर लीजिएगा। शनि के सर्वाधिक हो गए हैं, तो वर्तमान समय में सैटर्न शनि के सर्वाधिक हो गए हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान समय में पूछा जाए तो ग्रहों की स्थिति क्या है? 0, यानी बुध और शुक्र के कुछ नहीं है, पृथ्वी का 1 है, पृथ्वी के बाद मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के पहले कितने थे? 67 थे, तो ये अब इसकी संख्या पार कितनी हो गई? 82 किसके हो गए हैं? 82 हो गए हैं शनि के, सैटर्न के। उसके बाद अरुण और वरुण का नंबर आता है, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह को ही क्या कहा जाता है? इसी को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, जो भी कुछ कहना हो सब किसके नाम है? तो ये शुक्र के नाम है। सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी या बहन शुक्र को कहा जाता है। ट्वाइन प्लेनेट पूछा जाए तब भी आपका पृथ्वी और शुक्र हो जाएगा। अगला, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है, तो पृथ्वी के समान किसका होगा? मंगल का, मंगल ग्रह का। देखो जो पास ही होगा, सबसे पहले हमने कहा ये सूर्य है, और सूर्य से इनका लगाओ तो आपका नंबर 1 पे बुध आ जाएगा, फिर आपका शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर कौन? मंगल। तो मंगल की बनावट लगभग सब कुछ पृथ्वी के समान है। अगला, अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह से संबंधित है? तो कैसिनी इसको 1997 में, ध्यान रखिएगा, 1997 में किसके द्वारा? नासा के द्वारा। कहाँ भेजा गया था? शनि पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? शोध अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा 1997 में कैसिनी को सैटर्न शनि पर भेजा गया था। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका शनि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सुमेलित करवा रहा है, तो ग्रह आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। तो 1 मिनट, ग्रह आपका क्या हो जाएगा? तो ग्रह पे आइए, यूरेनस अरुण ग्रह है। उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद जो दिखाई देता है उसी को हेली कहा जाता, और मेरिनर ये आपका अंतरिक्ष यान है। तो हम मिला लीजिए, ग्रह में आपका यूरेनस ए का दो पहले ऑप्शन में है, और किस में? और डी वाले में अगला वाला मिला लीजिए। चंद्रमा उपग्रह यानी बी का पहला और बी का पहला, दोनों में ए और डी चल रहा। उसके बाद पुच्छल तारा सी का 4 और सी का 4 केवल पहले ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। आगे आइए, प्रधान यमोत्तर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच जिसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच यानी ग्रीनविच, अब ग्रीनविच से होके
इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखने का हमने एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। वैसे हम देश आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद आपका फ्रांस है। इधर आपका आप देखोगे फ्रांस के सामने जस्ट यहाँ इंग्लिश चैनल है, और इसमें आपका कौन मिल जाएगा, ब्रिटेन मिल जाएगा। इसी को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रिटेन या इंग्लैंड है। अब आइए, इसके बाद आपका यहाँ आपका अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है, तो याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा, सफ़र अब GMT का काम खत्म। इसी से आपका टोटल 8 देश याद हो जाएंगे। 7 से स्पेन हो जाएगा, फर से फ्रांस हो जाएगा, ए से अल्जीरिया हो जाएगा, बी से बर्किना फासो, जी से आपका टोंगो, और एम से माली, जी से घाना, एम से माली, और टी से टोंगो हो जाएगा। एक बार फिर से लिखते हैं, यानी सफ़र अब GMT का। तो यहाँ पर देखिए 5 और आपका 2 7 देश यहाँ से याद होंगे। स्पेन फ्रांस, ए से आपका अल्जीरिया हो जाएगा, बी से बर्किना फासो, जी से घाना, एम से माली, और टी से आपका हो जाएगा टोंगो। तो ये 7 देश ये हो गए। और एक आप कहोगे कौन सा देश है, 8 देशों से होकर गुजरती एक इंग्लैंड आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से ये गुजरती है। और अगर महाद्वीप पूछा जाए तो महाद्वीप में कौन, यूरोप महाद्वीप आएगा, एशिया आएगा, और अंटार्कटिका 3 महाद्वीपों से होकर ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। और देश पूछे तो देशों की संख्या कितनी, 8। भूलिएगा नहीं, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ गया, 1 मिनट, ये प्रधान एवं उत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है। नाइजीरिया आया था, नहीं आया था, नाइजीरिया को काट दीजिए। पुर्तगाल नहीं आया था, इसको काट दीजिए। तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला, भूमध्य रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन से देश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब भूमध्य रेखा का अगर देश आपको याद करना हो तो बहुत आसान है। उसको हम आपको किससे बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। और ट्रिक से बताएंगे, वो ट्रिक याद रखिएगा आपका। सबसे पहले अगर हम जो इक्वेटर की बात कर लें, तो ये आपका मान लो पृथ्वी है, तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती, उसी को इक्वेटर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता, उसी को इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब इसी पे पूछ रहा है कि कौन कौन, तो यहाँ देखो, ये आपकी 0 रेखा अगर 0 डिग्री खींची जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके इससे होकर कौन कौन आपके महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला आपका कहलाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद आपका अफ्रीका आ जाता है, और अफ्रीका के बाद फिर एशिया आ जाता है। कौन सा आ जाता है, एशिया। और एशिया में आपका कौन आएगा, तो एशिया में ध्यान रखिएगा, एशिया में आप देखोगे, एशिया में तो इसकी हम एशिया की बात करेंगे। अब यहाँ देशों की हम बात कर लेते, कौन कौन देश हैं। तो हमने इसकी देखो, जो विदेशों से लोन लिया जाता है उसी को ECB कहा जाता है, जो देश लेता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कहा जाता, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग उधार लेना। तो ये ECB से आपको ये याद हो गया। ECB के बाद अभी बता रहे हैं, फिर से मैप बना के बताएंगे। ECB से का मतलब हुआ, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका क्या है, एक आपका साओ टोमो व प्रिंसिपी है, उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपका
यानी ECB हो गया। ECB के बाद अगला आइए, तो इसमें अफ्रीका के महाद्वीप का याद रखना, कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के हैं जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो जीके जय केस और जीके जय केस, और लास्ट में याद रखना माइक। लास्ट में क्या याद रखना, माइक याद रखना है। अब शुरू करिए ECB से जीके जय केस माइक, ECB से जीके जय केस माइक। इसको 2-3 बार बोलिए, ECB से जीके जय केस और उसके बाद लास्ट में माइक। तो अभी यहाँ देखो, ई से इक्वेडोर हो गया, सी से कोलंबिया हो गया, बी से आपका ब्राज़ील हो गया, और ये आपका साओ टोमो व प्रिंसिपी हो गया। उसके बाद आपका जी से गेबोन हो गया, के से आपका कांगो हो गया, और जे से जायर या जायरे से को कहा जाता। इसी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जायरे को जाना जाता है। उसके बाद वाई से युगांडा हो गया, के ई से केन्या हो गया, और एस से सोमालिया हो गया, और ये आपका MI है। तो ध्यान रखिएगा, यानी MI से आपका कौन देश हो जाएगा, आई से आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, आई से इंडोनेशिया, एम से मालदीव, एम से कौन मालदीव, आई से इंडोनेशिया, और के से किरबाती। तो ECB से जीके जय केस, ECB से लोन लोगे तो केस बनेगा, तो ECB से जीके जय केस माइक। तो ये आपकी ट्रिक ध्यान रखिएगा। बाकी कर्क रेखा, मकर रेखा अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि आपका यहाँ आपका लंबा वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ भूमध्य रेखा पे पूछ रहा, बुन्नेई नहीं आया, वेनेजुएला नहीं आया, तो बचा कौन, यानी आपका कौन कौन आया, कोलंबिया ECB से, तो याद करो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, और इसके बाद अफ्रीका में हमने क्या बताया, जीके जय केस, उसके बाद माइक। तो हमने क्या कहा, गेबोन, कांगो, ये क्रोनोलॉजी पश्चिम से पूरब चलोगे यही आर्डर भी है। उसके बाद गेबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, ये देश आपके स्थित हैं। तो यहाँ पर केन्या अफ्रीका का आ रहा, कोलंबिया आ रहा, तो सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आइए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। पहले प्रेसिडेंट यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो पहला विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन हुआ, उसका आयोजन 1914 में किया गया। कब किया गया, 1914 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कलकत्ता में है। तो पहली बार किसको बनाया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा, ये नाम देख के आप लगा दोगे इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन याद रखिएगा सर आशुतोष मुखर्जी। पहले इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष आशुतोष मुखर्जी साहब थे। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, 1855 में संथालों के अंग्रेज, यानी ध्यान दीजिएगा, 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है सिद्धू और कान्हू के द्वारा। 1855-56 में संथाल विद्रोह 2 नेता सिद्धू व कान्हू नामक 2 नेता करते हैं, और ये अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराते हैं। उन्हीं में से एक कमांडर होता है जो बुरी तरह पराजित होता है, उसका नाम होता मेजर बारो। तो ये ध्यान रखिएगा, मेजर बारो। उसके बाद अगला 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जो जनजाति आदिवासी हैं उन्हीं के हितों के लिए क्या की गई, उनके हित संरक्षित हों, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो, उसी को संरक्षित करने के लिए 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जो आदिवासी शब्द आप यूज करते हो, ये आदिवासी शब्द सबसे पहले इसी ठक्कर यानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर, या इन्हीं को ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, तो जिया तरंग आंदोलन रानी गए डिनल्यू के द्वारा, जो मणिपुर की नेता थी, यानी मणिपुर में क्या किया, जादोनांग जो थे, जादोनांग के साथ ये मात्र
11 वर्ष की अवस्था में जब थी तभी ये आंदोलन में शामिल हुई और जेल गई। जब जेल गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी और तभी से इन्हें रानी गाइडिनल्यू की उपाधि के नाम से यानी रानी गाइडिनल्यू के नाम से जाना जाता है। तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ? तब आप आंसर मिल गया होगा मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। अगला हुआ पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो आप जानते हो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है उसकी प्रक्रिया में शुरू होता है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन इसके पहले यानी स्वदेशी आंदोलन की नींव भारत में बहुत पहले डाली जा चुकी थी। बहुत पहले स्वदेशी आंदोलन की नींव भारत में डाली जा चुकी थी। अब ये क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले किसने स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया था? तो एक व्यक्ति थे भोलानाथ चंद्र। भोलानाथ चंद्र ने कब? 1874 में ही। भोलानाथ चंद्र ने 1874 में ही स्वदेशी शब्द को इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर लगाइए। तो जतिन दास, समझिएगा, जतिन दास ये भूख हड़ताल से इनकी डेथ हुई। जतिन दास की कैसे? भूख हड़ताल। तो यानी ए का क्या लगा दीजिए? 2। उसके बाद लाठी चार्ज, जानते हो लाला लाजपत राय पर सैंडर्स नामक व्यक्ति था, उसने लाठी चार्ज किया, उससे उसकी डेथ हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद यानी मुठभेड़ में क्या हुए? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद जो नाम सुनते हो आज अब प्रयागराज हो गया, वहाँ पर मुठभेड़ में ये क्या गए? वीरगति को प्राप्त हुए। और लास्ट आपका चंद्रशेखर आज़ाद, इनको फांसी दी गई थी। तो इसको लगाओगे, अब लगाइए जतिन दास। ए का 2 किस में आ जाएगा? कई में है, 2 में है, बी और सी में। उसके बाद आपका लाठी चार्ज में आपका कौन है? डी, लाला लाजपत राय, यानी आपका डी का मतलब 4, बी में 4 का मतलब क्या हुआ? ये आपका लास्ट ऑप्शन चला जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह, किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस, सैंडर्स, मदन लाल ढींगरा, डायर, उधम सिंह, करजनवाली। तो आप देखोगे इसमें क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं और जिन्होंने भारत में और भारत के बाहर भी जो भारत के विरोधी थे उनको घुस के मारा, उन्हीं में से इसमें नाम दिया गया है। तो अब यहाँ भगत सिंह ने किसकी हत्या की? किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस, सैंडर्स और आपका मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह आप देखोगे जो जनरल डायर था उसकी बदला लेने के लिए ये इंग्लैंड पहुंचेंगे। लेकिन ये जो जनरल डायर गोली 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो नृशंस हत्याकांड हुआ, वो जनरल डायर ये नहीं था, ये दूसरा था। लेकिन उसके घर में घुस के मार के आए थे ऊधम सिंह। तो इसको लगा दीजिए, यानी आपका ऊधम सिंह का डायर के साथ, यानी सी का 4। सी का किसके साथ ये मैच करवा दीजिए? सी का ऊधम सिंह के साथ मैच करवा दीजिए। तो सी का 4 किसमें है? सी का 3 ही है। सी के सामने ये डायर वाला ऊधम सिंह हो जाएगा, यानी सी के सामने ऊधम सिंह किस नंबर पे आएगा? ये पहले नाम दिए हुए हैं तो ऊधम सिंह का आएगा, ऊधम सिंह का यानी 4 नंबर का ये सी वाला आ जाएगा, 4 नंबर का सी वाला, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी मिला लीजिए आपका ये किंग्सफोर्ड जो था ये बम फेंका था। किंग्सफोर्ड जो था ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों के नाम बताइए जो 1927 के बाद सक्रिय रहे। आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती। इन्हीं के व्यक्ति इसमें आपका योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, 3 व्यक्ति मिलकर और इनके अन्य सहयोगी मिलकर इसकी स्थापना HRA की करते हैं 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यह हिंदुस्तान 1928 में क्या होगा? सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो 1924 में बना था तो ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है और उस काकोरी कांड में ट्रिपल आर ए याद रखिएगा, 3 RA और AK इनको फांसी 1925 में दे दी गई थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजन लाहौरी, अशफाक उल्ला खां,
अशफाक़ खां, इन 4 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। तो अब 1927 के बाद वही सक्रिय होगा जो बचा रहेगा। इनको फांसी पर लटका दिया गया, अशफाक़ खां, ये भी काट दो, राम प्रसाद बिस्मिल ये भी काट दो। तो आंसर क्या बचा, कौन यानी सक्रिय रहा, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 1929 की जो विधानसभा होगी वहाँ पर एक नकली बम वहाँ पर मारेंगे और एक कहेंगे बहरों को सुनाना, इसलिए आपका ये नकली बम फेंके थे। तो अगला क्वेश्चन नंबर आज का ये लास्ट से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है। विश्व कुष्ठ यानी वर्ल्ड लेप्रोसी जो डे है वो 30 जनवरी को मनाया जाता, सही बात है। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर में चीरफाड़ होती 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 20 फरवरी को नहीं बल्कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब प्रत्येक की आपको थीम पता होनी चाहिए। तो ये लेप्रोसी की जो दिवस मनाएगा 30 जनवरी, इसकी थीम है बीट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। अब कैंसर दिवस की अगर पूछा जाए, विश्व कैंसर दिवस की, तो आई एम एंड आई विल, इसकी क्या थीम है, आई एम एंड आई विल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसकी थीम क्या, वेटलैंड्स एंड वाटर। 2021 की थीम बता रहे हैं, वेटलैंड्स एंड वाटर, ये किसकी है, ये थीम है आपकी विश्व आर्द्रभूमि, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता। विश्व कैंसर दिवस बताई दिए, आई एम एंड आई विल। उसके बाद लास्ट आपका भाषा वाला है मातृभाषा दिवस, इसकी थीम है फास्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इम्पॉर्टेंट ऊपर वाली ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल, तो 2 थे, एक आपका नरम दल था, एक आपका गरम दल था। गरम में आप लाल बाल पाल, इनका नाम जरूर सुने होंगे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल। उसी में एक और अरविंद घोष भी संबंधित थे, एक गरम दल के ही थे, तो अरविंद घोष भी इसी से संबंधित थे। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है, अरविंद घोष की एक बुक याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन। बाकी ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और इसके बाद बनर्जी, ये सब किससे संबंधित थे, नरम दल से। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।